कुत्ते को दरवाजे पर रोटी देने के 4 फायदे। 1. परोपकार और दया का भाव। जब आप कुत्ते को रोटी देते हैं तो ये परोपकार और दया का प्रतीक है। यह न केवल जरूरतमंद जीव की मदद करता है बल्कि आपको अंदर से शांति और सुकून का अनुभव कराता है। धर्म ग्रंथों में भी जीवों की सेवा को पुण्य कार्य माना गया है। 2. कुत्ते का विश्वास और सुरक्षा। कुत्ते बहुत वफादार होते हैं। जब आप नियमित रूप से कुत्ते को खाना देते हैं तो वह आपके प्रति विश्वास और प्रेम विकसित करता है। ये कुत्ता आपकी संपत्ति और परिवार की सुरक्षा में मदद कर सकता है, क्योंकि वह अनजान लोगों या खतरों के प्रति सतर्क रहता है। 3. धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ। हिंदू धर्म के अनुसार कुत्ता भैरव देव का वाहन माना जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान भैरव की कृपा प्राप्त होती है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और घर में सकारात्मकता लाने में मदद करता है। 4. पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखना। हर जीव का इस धरती पर अपना एक महत्व है। कुत्तों को भोजन देकर आप प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में योगदान करते हैं। इससे कुत्ते स्वस्थ रहते हैं और समाज में उनका अस्तित्व बना रहता है। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वह हर दिन अपने दरवाजे पर आवारा कुत्तों को रोटी खिलाती थी। लोगों ने उससे पूछा, तुम ऐसा क्यों करती हो? वह मुस्कुराई और बोली, ये कुत्ते मेरी सुरक्षा करते हैं। जब रात में सन्नाटा छा जाता है तो ये मेरे रक्षक बनते हैं। एक दिन कुछ चोर उस गांव में घुसने की कोशिश कर रहे थे। जब वे महिला के घर के पास पहुंचे तो कुत्तों ने भौंक भौंक कर चोरों को भगा दिया। लोगों ने तब समझा कि कुत्ते को रोटी खिलाने का क्या महत्व है। कुत्ते को रोटी देना न केवल परोपकार है बल्कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सुरक्षा लाने का एक सरल तरीका भी है। ये कार्य दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। महिला का जीवन सरल था, लेकिन उसके दिल में सभी जीवों के लिए दया और प्रेम था। वह मानती थी कि हर जीव, चाहे वह इंसान हो या जानवर, भगवान की रचना है और उसकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। एक दिन गांव में भारी बारिश और तूफान आया। गांव के अधिकांश लोग अपने घरों में दुबक गए थे। बारिश इतनी तेज थी कि कई पेड़ गिर गए और गलियां जलमग्न हो गईं। महिला अपने दरवाजे पर बैठी थी और उसने देखा कि वह कुत्ता, जिसे वह रोज रोटी खिलाती थी, एक घायल पिल्ले को अपने मुंह में उठाकर उसके दरवाजे पर ले आया। महिला ने तुरंत पिल्ले को अंदर लिया, उसे साफ किया और उसे दूध पिलाया। कुत्ता उसकी ओर कृतज्ञता भरी नजरों से देखता रहा। वह समझ गई कि उसने जो प्यार और देखभाल दी थी, वह आज उसके पास किसी और रूप में लौट आई। इस कहानी से यह समझ आता है कि दया और मदद का चक्र हमेशा चलता रहता है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो समय आने पर वही मदद आपको किसी न किसी रूप में वापस मिलती है। कुत्तों को रोटी। 1. सामाजिक दृष्टिकोण से मदद। कई बार आवारा कुत्ते भूखे रहते हैं और अपनी भूख मिटाने के लिए गंदगी में खाना ढूंढते हैं। उन्हें रोटी खिलाने से यह समस्या कम होती है और वे स्वस्थ रहते हैं। 2. मानवता का संदेश। दूसरों को प्रेरित करने के लिए यह एक आदर्श उदाहरण बन सकता है। जब लोग देखते हैं कि आप कुत्तों को रोटी खिला रहे हैं तो वे भी इस परंपरा को अपनाने लगते हैं। 3. संवेदनशीलता विकसित होती है। यह अभ्यास बच्चों और युवाओं में भी संवेदनशीलता और करुणा को बढ़ावा देता है, जो समाज के लिए एक सकारात्मक बदलाव है। 4. आध्यात्मिक लाभ। पुराणों और शास्त्रों में ये कहा गया है कि कुत्तों को भोजन कराने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में धन, समृद्धि और सुख का वास होता है। हर छोटे कार्य से बड़ा प्रभाव पड़ता है। कुत्तों को रोटी खिलाना न केवल एक दयालु कदम है बल्कि एक ऐसी आदत है जो हमें इंसानियत के करीब लाती है।
ये प्रकृति और समाज के साथ जुड़ने का एक सरल लेकिन शक्तिशाली माध्यम है। गांव में चोरों की घटना के बाद लोगों ने महसूस किया कि महिला का कार्य केवल एक दान या आदत नहीं था, बल्कि यह इंसान और प्रकृति के बीच का एक गहरा रिश्ता था। धीरे धीरे अन्य गांव वाले भी कुत्तों को रोटी खिलाने लगे। गांव के हर घर के दरवाजे पर कुत्ते इंतजार करते और लोग उनके लिए रोटी लेकर आते। ये सिर्फ कुत्तों को खिलाने की परंपरा नहीं थी, बल्कि प्रेम, देखभाल और सुरक्षा का नया अध्याय बन गया। इस घटना के बाद एक नई परंपरा की शुरुआत हुई। गांव के बुजुर्गों ने इसे द्वार सेवा का नाम दिया। उन्होंने कहा, हमारे पूर्वजों ने सिखाया है कि भोजन का पहला हिस्सा गाय, कुत्ते और पक्षियों के लिए होना चाहिए। यह न केवल हमें दयालु बनाता है, बल्कि हमारी आत्मा को शुद्ध भी करता है। एक सामाजिक सामंजस्य। इस तरह के कार्य समाज को जोड़ने में मदद करते हैं। जब लोग जानवरों की परवाह करते हैं, तो यह उनके बीच आपसी सहयोग और सामंजस्य बढ़ाता है। 2. मानसिक स्वास्थ्य। जानवरों को रोटी खिलाना एक थेरेपी जैसा है। ये तनाव को कम करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। 3. पारिस्थितिक संतुलन। कुत्तों को भोजन देकर आप उनके स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। स्वस्थ कुत्ते आवारा जनसंख्या को नियंत्रित करने में भी सहायक होते हैं। 4. संस्कार और शिक्षा। यह आदत बच्चों और युवा पीढ़ी को सहानुभूति, देखभाल और जिम्मेदारी का पाठ सिखाती है। कुछ महीनों बाद उसी गांव में एक व्यापारी आया। उसने महिला की कहानी सुनी और कहा, मैं यहाँ एक धर्मशाला बनवाऊंगा जहाँ हर भूखे जीव को खाना मिलेगा। महिला ने उत्तर दिया, हर जीव का अधिकार है कि उसे भोजन और प्यार मिले। ये धर्मशाला केवल एक स्थान नहीं, बल्कि यह संदेश है कि हम सबको अपने से कमजोर और भूखे की मदद करनी चाहिए। वह धर्मशाला बनी और गांव वालों ने इसे स्नेह केंद्र नाम दिया। अब वह गांव न केवल अपनी समृद्धि के लिए बल्कि अपने दयालु स्वभाव के लिए भी प्रसिद्ध हो गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि छोटे छोटे दयालु कर्म बड़े बदलाव ला सकते हैं। कुत्ते को रोटी देना एक साधारण कार्य लग सकता है, लेकिन इसके पीछे करुणा, सेवा और मानवता की भावना छिपी होती है। आप भी इस आदत को अपनाकर अपने जीवन में प्रेम और सकारात्मकता ला सकते हैं। हर कौर जो आप बांटते हैं, वह आपके जीवन में सुख और शांति के रूप में लौटता है। सालों बाद उस गांव का नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया। स्नेह केंद्र के माध्यम से न केवल कुत्तों, बल्कि गायों, पक्षियों और अन्य जानवरों के लिए भी भोजन की व्यवस्था की जाती थी। ये केंद्र एक मिसाल बन चुका था। एक दिन एक बड़े शहर से पत्रकारों का एक समूह गांव पहुंचा। वे जानना चाहते थे कि इस गांव में ऐसा क्या खास है, जो लोग यहाँ इतनी खुशी और शांति से रहते हैं। महिला, जो अब बहुत बुजुर्ग हो चुकी थी, ने पत्रकारों से कहा, ये सब छोटे कदमों से शुरू हुआ। मैंने अपने दरवाजे पर एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाई। फिर वह कुत्ता मेरी रक्षा करने लगा। धीरे धीरे यह आदत पूरे गांव ने अपना ली। आज ये हमारी पहचान बन गई है। एक परिवार और समुदाय का जुड़ाव। जब गांव वालों ने देखा कि जानवरों की देखभाल से शांति और सुरक्षा बढ़ती है, तो वे एक दूसरे की मदद करने के लिए भी प्रेरित हुए। अब हर त्योहार पर जानवरों को भी भोजन का हिस्सा मिलता था। 2. युवाओं का योगदान। गांव के युवा स्नेह केंद्र के कामकाज में सक्रिय हो गए। उन्होंने आसपास के गांवों में भी इस विचार को फैलाना शुरू किया। अब कई गांव इस परंपरा को अपना चुके थे। 3. अंतर्राष्ट्रीय पहचान। गांव की इस परंपरा ने एक सामाजिक अभियान का रूप ले लिया। कई पर्यटक यहाँ जानवरों और इंसानों के बीच के इस अनोखे संबंध को देखने के लिए आते थे।
महिला ने एक दिन गांव वालों को बुलाया और कहा, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मुझे खुशी है कि यह परंपरा अब सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की पहचान बन गई है। पर याद रखना, दया और सेवा केवल कुत्तों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। ये हर जीव के लिए होनी चाहिए। कुछ दिनों बाद महिला का निधन हो गया। गांव वालों ने उनके सम्मान में एक स्मारक बनाया और उसे नाम दिया, दया का द्वार। कहानी हमें ये सिखाती है कि एक छोटा सा दयालु कदम समाज में कितने बड़े बदलाव ला सकता है। कुत्तों को रोटी खिलाना केवल एक परंपरा नहीं है, ये प्रेम, दया और सेवा का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि हर जीव का सम्मान करना और उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। जो जीवों की सेवा करता है, वह वास्तव में ईश्वर की सेवा करता है। आप भी इस विचार को अपनाएं और अपने जीवन में दया और सेवा का दीप जलाएं। महिला की मृत्यु के बाद गांव वालों ने उनकी शिक्षा को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। समय के साथ गांव एक आदर्श स्थान बन गया, जहां इंसान और जानवरों के बीच प्रेम और सह-अस्तित्व की मिसाल पेश की जाती थी। दया का द्वार अब एक ऐसा स्थान बन गया था, जहां लोग केवल दर्शन के लिए ही नहीं, बल्कि सेवा कार्यों में भाग लेने के लिए भी आते थे। शहरों से लोग यहां आते और सीखते कि जानवरों और प्रकृति के साथ सामंजस्य कैसे बनाया जा सकता है। गांव के बच्चों ने इस परंपरा को और आगे बढ़ाया। उन्होंने आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों के लिए शेल्टर होम बनाए। यहाँ बीमार और घायल जानवरों का इलाज किया जाता और उनकी देखभाल की जाती। गांव के स्कूल में बच्चों को ये सिखाया जाने लगा कि हर जीव महत्वपूर्ण है। प्यार और दया का प्रभाव हमेशा दूरगामी होता है। समाज में सभी के लिए समानता होनी चाहिए, चाहे वह इंसान हो या जानवर। कुछ वर्षों बाद एक बड़ा सूखा पड़ा। आसपास के गांवों में पशु पक्षी भूख से मरने लगे। लेकिन दया का द्वार और गांव वालों की परंपरा ने यहाँ की कहानी को अलग बना दिया। गांव के हर घर ने अपने अनाज का एक हिस्सा स्नेह केंद्र को दान किया। उन्होंने आसपास के गांवों में भी भोजन और पानी भेजा। यहाँ तक कि भूखे पक्षियों के लिए पेड़ों पर पानी और दाना रखा जाने लगा। ये देखकर एक सरकारी अधिकारी ने गांव को दया गांव का खिताब दिया। इसके बाद सरकार ने गांव को विशेष पुरस्कार और आर्थिक मदद दी, जिससे और अधिक शेल्टर और सेवाएं शुरू की। महिला के छोटे से काम ने दिखा दिया कि दया और प्रेम का एक छोटा बीज कितना बड़ा वट वृक्ष बन सकता है। ये कहानी केवल जानवरों की मदद करने की बात नहीं करती, बल्कि यह हमें सिखाती है। 1. हर छोटा काम बड़ा बदलाव ला सकता है। 2. दया और सेवा केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। 3. जब पूरी मानवता जीवों और प्रकृति का सम्मान करेगी, तभी एक बेहतर समाज बनेगा। रोटी का एक टुकड़ा भले ही आपके लिए छोटा हो, लेकिन किसी भूखे के लिए ये जीवन रक्षक हो सकता है। दया दिखाएं, क्योंकि ये दुनिया को बदलने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। आप भी इस संदेश को अपनाएं और अपने आसपास के जीवों के प्रति दया और सेवा का भाव रखें। यही मानवता की असली पहचान है। गांव अब दया गांव के नाम से देश भर में प्रसिद्ध हो चुका था। यहाँ की परंपरा और मानवता की भावना को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते। स्नेह केंद्र एक आंदोलन का रूप ले चुका था। धीरे धीरे इस परंपरा ने आसपास के जिलों और फिर पूरे राज्य में अपनी जगह बना ली। 1. पर्यावरण पर सकारात्मक असर। गांव के लोग अब केवल कुत्तों और जानवरों की मदद तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने ये समझा कि पेड़ पौधे, जल स्रोत और प्रकृति का संरक्षण भी उतना ही जरूरी है। गांव में हर साल पौधारोपण अभियान चलाया जाने लगा। जल संरक्षण के लिए तालाब बनाए गए।
पक्षियों के लिए गांव के हर पेड़ पर पानी के बर्तन रखे गए। 2. संघर्ष से प्रेरणा। कई लोग, जिन्होंने पहले जानवरों को तुच्छ समझा था, अब उनकी देखभाल करने लगे। गांव के युवाओं ने दया मिशन नाम का एक संगठन बनाया, जो पूरे देश में जागरूकता फैलाने लगा। 3. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान। गांव के प्रयासों को देखकर एक बड़े एनजीओ ने इसे अपने मॉडल विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया। इसने गांव को एक वैश्विक पहचान दी। दया का द्वार अब न केवल भारत बल्कि दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। एक बार गांव में एक महामारी फैल गई, जिससे इंसान और जानवर दोनों प्रभावित हुए। लोग डरे हुए थे, लेकिन गांव के युवाओं और बुजुर्गों ने एकजुट होकर स्थिति को संभाला। उन्होंने सभी के लिए दवा और भोजन की व्यवस्था की। जानवरों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाया। गांव वालों ने दिखाया कि संकट के समय एकजुटता ही सबसे बड़ी ताकत है। इस संकट ने गांव को और मजबूत बना दिया। कुछ वर्षों बाद गांव का एक युवा, जो महिला की शिक्षा और परंपरा से प्रेरित था, ने समाज सेवा के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाया। उसे संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा सम्मानित किया गया। पुरस्कार समारोह में उसने कहा, ग्रेटर दैन ये सब एक बुजुर्ग महिला से शुरू हुआ, जिसने भूखे कुत्ते को रोटी दी। उनकी दया और करुणा ने हमें सिखाया कि प्यार और सेवा का छोटा सा कार्य भी दुनिया बदल सकता है। ये सुनकर पूरी दुनिया दया गांव की कहानी से प्रेरित हो गई। 1. दया और सेवा का विस्तार। ये कहानी यह सिखाती है कि सेवा और करुणा की भावना कभी समाप्त नहीं होती। ये पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती है और समाज को एकजुट रखती है। 2. छोटे कदमों का बड़ा प्रभाव। एक छोटे से कार्य से बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। कुत्ते को रोटी देने जैसा सरल कार्य भी जीवन और समाज की दिशा बदल सकता है। 3. प्रकृति और समाज का संतुलन। जब हम प्रकृति, पशु पक्षी और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। आप भी दया के इस संदेश को अपनाएं। हर जीव की मदद करें, चाहे वह कितना ही छोटा या बड़ा हो, क्योंकि दया ही दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकती है। समय बीतता गया और दया गांव एक ऐसा आदर्श बन गया, जहां हर जीव को सम्मान और प्यार दिया जाता था। यहाँ के बच्चों ने दुनिया के सामने ये संदेश दिया कि यदि हम प्रकृति और जीव जंतुओं के साथ तालमेल बैठा सकते हैं, तो हर जगह सुख और समृद्धि संभव है। वैश्विक आंदोलन की शुरुआत। गांव के युवाओं ने दया मिशन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। 1. स्कूलों और कॉलेजों में अभियान। बच्चों और युवाओं को जानवरों के प्रति दयालु बनने की शिक्षा दी गई। कुत्तों, पक्षियों और अन्य जानवरों की देखभाल के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की गईं। 2. सरकारी नीति में बदलाव। सरकार ने दया गांव से प्रेरणा लेते हुए पूरे देश में पशु संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया। आवारा जानवरों के लिए शेल्टर होम बनाए गए। भूखे जानवरों को खाना देने के लिए विशेष केंद्र खोले गए। 3. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव। दया का द्वार अब एक पर्यटन स्थल बन चुका था, जहां लोग सीखने और प्रेरणा लेने आते। कई देशों ने दया मिशन के सिद्धांतों को अपनाया। एक दिन गांव में एक वृद्ध पुरुष आया। उसने कहा, मैं बहुत दूर के गांव से आया हूं। मैंने सुना है कि यह गांव जानवरों की मदद के लिए मशहूर है। मेरे गांव में भी कई भूखे जानवर हैं, लेकिन वहां लोग उन्हें परेशान करते हैं। मुझे बताएं कि मैं उनकी मदद कैसे कर सकता हूं। 1. जानवरों को केवल भोजन ही नहीं, बल्कि प्यार भी दें। 2. अपने गांव के बच्चों को सिखाएं कि दया और सेवा हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। 3. जानवरों को समाज का हिस्सा मानें,
न कि उनसे डरें या उन्हें दूर रखें। उस व्यक्ति ने अपने गांव लौटकर वही परंपरा शुरू की और कुछ ही वर्षों में उसका गांव भी दया गांव जैसा बन गया। अब दया गांव की परंपरा केवल एक गांव या देश तक सीमित नहीं रही। यह एक वैश्विक आंदोलन बन चुका था। हर जगह लोग ये समझने लगे थे कि दया केवल इंसानों के लिए नहीं, बल्कि हर जीव के लिए होनी चाहिए। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, ग्रेटर दैन, हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया था कि यह पृथ्वी केवल हमारी नहीं है। यह उन सभी जीवों की है जो यहाँ रहते हैं। यदि हम उनके लिए जगह बनाएंगे तो हमारी दुनिया और सुंदर बनेगी। एक दया का चक्र जारी रखें। हर छोटा दयालु कार्य बड़ा बदलाव ला सकता है। यह न केवल दूसरों की मदद करता है, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मकता और शांति लाता है। 2. सभी जीव महत्वपूर्ण हैं। चाहे वह कुत्ता हो, पक्षी हो या पेड़ पौधे, हर जीव इस दुनिया का अभिन्न हिस्सा है। उनकी सेवा करना हमारी जिम्मेदारी है। 3. दया की विरासत छोड़ें। अपने बच्चों और समाज को सिखाएं कि दया और करुणा हमारी संस्कृति और जीवन का हिस्सा होनी चाहिए। आप भी इस कहानी से प्रेरणा लें और अपने आसपास के जीवों की मदद करें, क्योंकि दया ही एकमात्र ऐसा गुण है जो इस दुनिया को बेहतर बना सकता है। अब दया गांव केवल एक गांव नहीं रहा, बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा का केंद्र बन गया। इस गांव की परंपराओं ने दिखाया कि जब इंसान जानवरों, प्रकृति और अपने आसपास के पर्यावरण का सम्मान करता है, तो वह समाज को भी बेहतर बनाता है। 1. पशु चिकित्सा केंद्रों की स्थापना। गांव के युवा और दया मिशन के कार्यकर्ताओं ने आसपास के गांवों और शहरों में भी पशु चिकित्सा केंद्र खोले। यहां घायल या बीमार जानवरों का इलाज मुफ्त में किया जाता था। 2. दया विद्यालय। गांव में दया विद्यालय नामक एक स्कूल खोला गया, जहां बच्चों को न केवल सामान्य शिक्षा दी जाती थी, बल्कि उन्हें पर्यावरण और जानवरों के प्रति दयालु बनने का भी पाठ पढ़ाया जाता था। बच्चों को ये सिखाया गया कि हर रोज भोजन का एक हिस्सा पक्षियों या जानवरों को दें। छात्रों ने प्रकृति क्लब बनाए, जहां वे पौधारोपण, जल संरक्षण और पशु देखभाल जैसे कामों में सक्रिय भाग लेते। 3. पशु अधिकार कानूनों में सुधार। दया मिशन की गतिविधियों ने सरकार पर इतना प्रभाव डाला कि पशु अधिकारों को लेकर सख्त कानून बनाए गए। आवारा जानवरों को नुकसान पहुंचाने पर भारी जुर्माना लगाया गया। हर शहर और गांव में आवारा जानवरों के लिए आश्रय गृह बनाए गए। एक बार गांव में एक बड़ी आपदा आई। भयंकर बाढ़ के कारण कई जानवर और पक्षी संकट में पड़ गए। गांव वालों ने अपने घर और खेतों को छोड़कर पहले जानवरों को बचाया। इस साहसिक कार्य ने देश भर में एक संदेश दिया कि जानवरों की रक्षा करना केवल नैतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि मानवता का सर्वोच्च धर्म है। बाढ़ के बाद दया गांव के लोगों ने मिलकर फिर से गांव को खड़ा किया। उन्होंने जानवरों और पक्षियों के लिए विशेष आश्रय स्थल बनाए। इस घटना ने गांव को और मजबूत बना दिया। कई सालों बाद दया गांव के बच्चों में से एक, जो महिला की कहानी से प्रेरित होकर बड़ा हुआ था, संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण और पशु संरक्षण का राजदूत बन गया। उसने एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहा, ग्रेटर दैन, मैंने अपने गांव में सीखा कि दया का एक छोटा सा बीज पूरी दुनिया को बदल सकता है। मेरी दादी जैसी एक महिला ने ये शुरुआत की और आज ये लाखों लोगों के जीवन को छू रही है। 1. हर कार्य एक बदलाव ला सकता है। महिला ने केवल एक कुत्ते को रोटी देकर शुरुआत की थी, लेकिन उसका ये छोटा सा कार्य दुनिया में दया का बड़ा आंदोलन बन गया। 2. सहानुभूति से समाज बदलता है। जब हम दूसरों की मदद के लिए आगे आते हैं,
चाहे वह जानवर हो या इंसान, तो समाज में स्थायी परिवर्तन होता है। 3. हमारी जिम्मेदारी। हर जीव को जीने का अधिकार है। हमें उनकी रक्षा और देखभाल के लिए अपनी भूमिका निभानी चाहिए। दया का द्वार आज भी खुला है, और यह हमें हर दिन सिखाता है कि दया और सेवा से ही मानवता का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। आप भी इस कहानी से प्रेरणा लें और दया का ये संदेश अपने जीवन में अपनाएं। समय के साथ दया गांव एक जीवन प्रतीक बन गया, जहां प्रेम, करुणा और सेवा ने मानव और प्रकृति के बीच की खाई को पाट दिया। गांव की यह परंपरा अब एक विश्वव्यापी आंदोलन का हिस्सा बन चुकी थी। गांव के बच्चे, जिन्होंने दया विद्यालय से शिक्षा पाई थी, अब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर इस विचार को फैला रहे थे। 1. प्रकृति और जानवरों पर आधारित पाठ्यक्रम। गांव के शिक्षकों ने जानवरों की देखभाल और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष पाठ्यक्रम तैयार किए। ये पाठ्यक्रम अब राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बन गए। हर छात्र को स्कूल प्रोजेक्ट के रूप में एक आवारा जानवर की देखभाल करनी होती थी। 2. दया की तकनीकी पहल। युवाओं ने एक ऐप विकसित किया, जहां लोग भूखे जानवरों को भोजन देने के स्थान साझा कर सकते थे। इस ऐप ने शहरी क्षेत्रों में भी दया आंदोलन को सफल बनाया। अंतर्राष्ट्रीय संगठन। गांव के लोगों ने दया मिशन के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित किया, जो दुनिया भर में पशु अधिकार, पर्यावरण संरक्षण और दया की भावना को फैलाने का काम करता था। हर साल एक दया सम्मेलन आयोजित किया जाता, जिसमें दुनिया भर के लोग हिस्सा लेते। इस सम्मेलन में नई योजनाएं बनाई जाती, जैसे कि आवारा जानवरों के लिए ग्लोबल शेल्टर नेटवर्क। दया गांव को संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल मॉडल विलेज के रूप में मान्यता दी। गांव के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया गया, जो उन व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता था, जिन्होंने जानवरों और पर्यावरण के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। कई दशकों बाद दया गांव में एक समारोह आयोजित किया गया। गांव के बुजुर्गों और बच्चों ने मिलकर महिला की मूर्ति का अनावरण किया, जिसने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। मूर्ति के नीचे लिखा था, ग्रेटर देन एक रोटी का दान, एक पूरी दुनिया का निर्माण। उस दिन गांव के सभी लोग, बच्चे, युवा और बुजुर्ग, महिला के घर के पास इकट्ठा हुए। वहां एक छोटा सा कुत्ता बैठा था, जो शायद उस परंपरा का प्रतीक था। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, दया कभी खत्म नहीं होती। यह एक दीपक की तरह है, जो एक बार जलने के बाद दूसरों को भी रोशनी देता है। हमें इसे हमेशा जलाए रखना है। 1. दया और सेवा की विरासत। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक छोटा सा दयालु कार्य समाज और दुनिया को बदलने की शक्ति रखता है। 2. हर व्यक्ति का योगदान। आप चाहे किसी भी उम्र, स्थिति या स्थान पर हों, आपके छोटे कदम एक बड़े बदलाव की ओर ले जा सकते हैं। 3. एक नई शुरुआत। दया का द्वार केवल एक स्थान नहीं, बल्कि हर इंसान के दिल में हो सकता है। जहां भी आप हैं, वहीं से शुरू करें। दया का ये दीपक जलाते रहें, क्योंकि यही रोशनी दुनिया को बेहतर और सुंदर बनाएगी। समय बीतने के साथ दया गांव की परंपरा एक महान धरोहर बन गई। न केवल भारत, बल्कि पूरे दुनिया में इस गांव की कहानी सुनाई जाती थी। यह एक मिसाल बन चुका था कि कैसे एक छोटे से कदम से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। दया का यह आंदोलन अब एक बड़े वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा बन चुका था। 1. दया विश्वविद्यालय। गांव में दया विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जहां छात्रों को जानवरों की देखभाल, पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा की विशेष शिक्षा दी जाती थी। यहाँ आने वाले छात्र न केवल थ्योरी सीखते थे, बल्कि उन्हें प्रैक्टिकल अनुभव भी मिलता था।
उन्हें न केवल कुत्तों या जानवरों को भोजन देने, बल्कि उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। विश्वविद्यालय ने दया का पाठ नामक एक कोर्स तैयार किया, जो दुनिया भर में इंसान और प्रकृति के बीच सामंजस्य सिखाने का काम करता था। 2. दया कॉलेज। गांव में एक दया कॉलेज भी स्थापित किया गया, जहां छात्रों को पशु कल्याण, पारिस्थितिकी तंत्र और स्थिरता के विषय पर शोध करने के लिए प्रेरित किया जाता। इन छात्रों ने अब शोध पत्र प्रकाशित किए, जो पर्यावरण और पशु संरक्षण के मामले में दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गए। कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए छात्रों को एक शर्त रखी जाती थी, वे स्वयं किसी जानवर की देखभाल करने के लिए कम से कम 1 साल का अनुभव रखते हों। 3. दया केंद्र। दुनिया के विभिन्न देशों में दया केंद्र खोले गए, जहां जानवरों को इलाज, भोजन और सुरक्षा दी जाती थी। इन केंद्रों का उद्देश्य सिर्फ जानवरों की मदद करना नहीं था, बल्कि लोगों को ये सिखाना था कि कैसे वे जानवरों को सम्मान दे सकते हैं और उनके साथ बेहतर तरीके से जीवन बिता सकते हैं। 1. अंतर्राष्ट्रीय दया पुरस्कार। दया मिशन के योगदान को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत की, जिसे दया पुरस्कार नाम दिया गया। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता जिन्होंने जानवरों, पर्यावरण और मानवता के लिए अतुलनीय कार्य किए हैं। इसके पहले पुरस्कार विजेता उस बुजुर्ग महिला के परिवार को दिया गया, जिनकी प्रेरणा से यह आंदोलन शुरू हुआ था। 2. संयुक्त राष्ट्र का दया अभियान। संयुक्त राष्ट्र ने दया गांव की परंपरा को अपनाया और दुनिया भर में एक अभियान शुरू किया, जिसमें लोगों को जानवरों और पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। इस अभियान ने लाखों लोगों को दया और सहानुभूति का संदेश दिया और उन्हें ये समझाया कि हम सभी का इस धरती पर अधिकार है। अब दया गांव केवल एक गांव नहीं था, यह एक विचार था, एक आंदोलन था। ये दर्शाता था कि दया, करुणा और सेवा का विचार केवल विचारधारा तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे जीवन के हर पहलू में उतारना चाहिए। 1. वैश्विक समाज का आदर्श। दया गांव अब वैश्विक समाज का आदर्श बन चुका था, जहां सभी जीवों को सम्मान मिलता था और जहां इंसान, जानवर और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाता था। 2. मनुष्यता का सबसे महान संदेश। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि दया गांव ये साबित कर चुका था कि जब हम दया और सेवा का जीवन अपनाते हैं, तो हम न केवल दुनिया को बदलते हैं, बल्कि खुद को भी बदलते हैं। 1. जीवन में सच्ची सफलता। सच्ची सफलता केवल भौतिक चीजों में नहीं है, बल्कि यह जानने में है कि हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। दया और सेवा का जीवन ही सच्ची समृद्धि का प्रतीक है। 2. प्रत्येक कार्य महत्वपूर्ण है। कोई भी छोटा कार्य, जैसे एक कुत्ते को रोटी देना या एक पक्षी को पानी देना, दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। हमें कभी भी अपने छोटे छोटे कार्यों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। 3. प्यार और सहानुभूति। जब हम अपने दिल में प्यार और सहानुभूति को स्थान देते हैं, तो हम न केवल दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, बल्कि खुद भी शांति और संतोष की स्थिति में रहते हैं। दया की शक्ति कभी समाप्त नहीं होती। यह एक चिरस्थायी लहर की तरह फैलती है और हमेशा जीवन में प्रकाश बनकर चमकती रहती है। जब हम दया की राह पर चलते हैं, तो हम केवल अपनी दुनिया ही नहीं, पूरी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। आप भी दया का ये दीप जलाएं, क्योंकि यही असली मानवता है। नंबर 11. दया गांव की विरासत का निरंतर विस्तार। समय के साथ दया गांव का प्रभाव और भी अधिक गहरा होता गया। ये केवल एक गांव या आंदोलन नहीं रहा, बल्कि एक जीवन शैली बन गया, जो धीरे धीरे दुनिया के हर हिस्से में फैल गया। 1. दया की सशक्त आवाज़।
दया गांव से उठी आवाज अब न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में गूंजने लगी। स्थानीय समुदायों, संस्थाओं और एनजीओ ने इस आंदोलन को अपनाया। दुनिया भर में दया सप्ताह मनाए जाने लगे, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोग जानवरों की देखभाल और पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूक होते थे। दया सप्ताह के दौरान स्कूलों और कॉलेजों में पेंटिंग प्रतियोगिताएं, लेखन कार्यशालाएं और सोशल मीडिया अभियान चलते थे, जहां लोग अपने अनुभव और विचार साझा करते थे। दया संवाद के नाम से एक वैश्विक सम्मेलन हुआ, जिसमें दुनिया भर के पर्यावरणविद, पशु अधिकार कार्यकर्ता और समाजसेवी एक साथ आए और दया, करुणा और पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा की। 2. इंटरनेट और सोशल मीडिया की भूमिका। सोशल मीडिया ने दया गांव के संदेश को और भी व्यापक रूप से फैलाने में मदद की। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्मों पर दया से जुड़े कई शॉर्ट वीडियो, पोस्ट और डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गईं। लोग एक दूसरे से प्रेरणा लेते और अपनी कहानी साझा करते। #दयामिशन और #कंपैशन जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे, जहां लोग अपने दयालु कार्यों की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करते। दया लाइव नामक एक ऑनलाइन वेबिनार सीरीज की शुरुआत की गई, जिसमें विशेषज्ञ और वक्ता दया के विभिन्न पहलुओं पर बात करते थे। 1. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अब दया गांव एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास बन चुका था। विभिन्न देशों ने इस परंपरा को अपनाया और अपने स्थानीय समुदायों में दया और सहानुभूति को बढ़ावा दिया। दया पार्क नामक एक पहल की शुरुआत हुई, जहां विशेष रूप से ऐसे स्थान बनाए गए जहां लोग शांति से जानवरों को देख सकते थे और उनकी देखभाल में मदद कर सकते थे। प्रत्येक शहर में दया हब का निर्माण हुआ, जहां जरूरतमंद जानवरों को आश्रय दिया जाता और उनकी देखभाल की जाती। 2. दया की शैक्षिकी योजनाएं। गांव से उत्पन्न हुआ दया शैक्षिकी कार्यक्रम अब हर शिक्षा बोर्ड में शामिल हो गया था। दया कोर्स बच्चों और युवाओं के लिए एक अनिवार्य पाठ्यक्रम बन गया। इसमें न केवल जानवरों की देखभाल बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र, जलवायु परिवर्तन और वन्यजीव संरक्षण पर भी चर्चा की जाती थी। शहरी इलाकों में भी दया क्लब स्थापित किए गए थे, जहां बच्चे और युवा मिलकर पशु आश्रय, पौधारोपण और सामुदायिक सेवा कार्य करते थे। 3. वैश्विक दया नेटवर्क। अब दुनिया भर में एक दया नेटवर्क था, जिसमें हर क्षेत्र से लोग जुड़ने लगे थे। हर साल एक दया शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता, जिसमें लोगों को सिखाया जाता कि किस तरह से वे अपने समुदाय में दया और सेवा का विस्तार कर सकते हैं। एक नया कार्यक्रम दया ट्रेल नाम से शुरू हुआ, जिसमें दुनिया भर में लोग अपनी यात्रा के दौरान दया से जुड़े कार्यों को साझा करते थे। समाज के सभी वर्गों में अब ये समझ बढ़ चुकी थी कि केवल आर्थिक समृद्धि ही जीवन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि दया, करुणा और प्रकृति का संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब यह विश्वास बनने लगा था कि जब हम दूसरों का भला करते हैं, तो हमारी खुद की जिंदगी भी बेहतर बनती है। 1. हर व्यक्ति का योगदान। यह आंदोलन केवल कुछ लोगों या गांवों का नहीं था, बल्कि हर व्यक्ति का था। हर छोटा कदम, जैसे सड़क किनारे भूखे कुत्ते को रोटी देना, पेड़ पौधों का संरक्षण करना या जल स्रोतों की रक्षा करना, एक बड़ा परिवर्तन ला सकता था। दया नेतृत्व। अब दया गांव से उत्पन्न युवा नेताओं ने दुनिया भर में इस मिशन को फैलाया और स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसके महत्व को बताया। लोग अब समझने लगे थे कि दया का एक छोटा सा कार्य भी चमत्कारी बदलाव ला सकता है। 2. मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य। यह आंदोलन हमें ये सिखाता था कि मनुष्य और प्रकृति का संबंध केवल एक तरफा नहीं होना चाहिए। हमें पृथ्वी,
इसके संसाधन और यहाँ रहने वाले सभी जीवों के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत है। यह न केवल हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि यह हमारी सबसे बड़ी धरोहर भी है। प्राकृतिक पुनर्निर्माण। गांवों और शहरों में बर्बाद हो चुकी भूमि को फिर से हरा भरा करने के लिए लोगों ने मिलकर काम किया। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त वैश्विक अभियान चलाकर इसे मानवता के सबसे बड़े संकट के रूप में सामने रखा गया। 1. दया का वास्तविक रूप। कभी सोचा था कि एक रोटी देने की परंपरा एक वैश्विक आंदोलन बन सकती है? यही है दया का असली रूप। ये कभी खत्म नहीं होती, बल्कि ये दूसरों को भी प्रेरित करती है। 2. सामूहिक प्रयास। यदि हम सभी मिलकर एकजुट हों और दया, प्रेम और करुणा के साथ जीवन जिएं, तो हम एक बेहतर, समृद्ध और शांति से भरी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। 3. दया का दीप जलाएं। दया गांव ने ये दिखा दिया कि अगर हम अपने दिल में दया का दीप जलाएं, तो ये दुनिया को रोशन कर सकता है। ये दीप कभी भी बुझता नहीं, बल्कि औरों को भी प्रेरित करता है। एक सच्ची दुनिया का निर्माण दया से ही हो सकता है। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं, तो हम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करते हैं। आइए हम सब मिलकर इस संदेश को फैलाएं और एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां हर जीव, हर पेड़ और हर व्यक्ति को समान सम्मान मिले। समय के साथ दया गांव की विरासत और अधिक विस्तारित होती चली गई। ये केवल एक आंदोलन नहीं, बल्कि एक जीवन शैली बन चुकी थी, जिसे दुनिया भर में अपनाया गया। जहां एक समय यह एक छोटे से गांव तक सीमित था, अब यह मानवता और पर्यावरण के साथ जुड़ी पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। 1. दुनिया भर में दया चेन। गांव से शुरू हुआ दया आंदोलन अब दुनिया के विभिन्न कोनों में फैल चुका था। दया चेन नामक एक वैश्विक नेटवर्क का निर्माण हुआ, जिसमें लाखों लोग शामिल थे। ये नेटवर्क दुनिया भर के हर क्षेत्र में कार्यरत था, जो जानवरों, पर्यावरण और मानवता के कल्याण के लिए प्रयासरत था। दया सर्कल। ये नेटवर्क अब एक दया सर्कल बन चुका था, जिसमें हर व्यक्ति या समूह जो इस विचार को अपनाता, एक बड़ा परिवर्तन लाने के लिए काम करता था। 2. दया और शिक्षा का मेल। दया गांव की शिक्षा प्रणाली ने दुनिया भर के स्कूलों और विश्वविद्यालयों में स्थान पाया। अब बच्चों को दया, करुणा और पर्यावरण के प्रति जागरूकता से संबंधित पाठ्यक्रमों में दाखिला मिलता था। दया विद्या केंद्र। दुनिया के प्रमुख शहरों में दया विद्या केंद्र खोले गए, जहां दया और सेवा पर आधारित शैक्षिकी कार्यक्रम चलाए जाते थे। इस कार्यक्रम में अब छात्रों को न केवल पर्यावरण और जानवरों के प्रति सहानुभूति दिखाने के तरीके सिखाए जाते, बल्कि उन्हें अपने आसपास के समाज में भी बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया जाता। 3. दया के पोषक शहरी परियोजनाएं। शहरों में भी दया हब का निर्माण हुआ, जहां जानवरों को भोजन, पानी और आश्रय मिल सके। इन हब्स में स्थानीय लोग शामिल हो सकते थे, जो जानवरों की देखभाल करने के लिए अपना योगदान दे सकते थे। सिटी ग्रीन वॉलेट। इस परियोजना के तहत शहरी क्षेत्र में जगह जगह हरियाली और पेड़ पौधों की बढ़ोतरी की जाती थी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य न केवल पर्यावरण संरक्षण था, बल्कि यह एक सार्वजनिक जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाना था। 1. दया के सच्चे नायक। दया गांव की यात्रा में कई ऐसे नायक थे, जिन्होंने इस आंदोलन को जीवन के हर पहलू में अपनाया और उसे मजबूत किया। गांव के पुराने लोग और उनके जीवन के अनुभव अब एक धरोहर के रूप में थे, जिन्हें आने वाली पीढ़ियां सम्मान देतीं। महिला, जिन्होंने रोटी देकर इस आंदोलन की शुरुआत की थी, अब एक वैश्विक प्रतीक बन चुकी थी। उसकी मूर्ति, जो गांव के मुख्य चौराहे पर स्थित थी, सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। 2. दया की कम्युनिटी।
दया गांव ने ये सिद्ध कर दिया कि एकता और सामूहिक प्रयास से हम बड़े बदलाव ला सकते हैं। अब ये समुदाय न केवल जानवरों और पर्यावरण के लिए कार्य कर रहा था, बल्कि यह सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा दे रहा था। दया चिकित्सा केंद्र, इस केंद्र में मानसिक स्वास्थ्य और तनाव कम करने के उपायों पर ध्यान दिया जाता था। यहाँ लोग अपने तनाव और मानसिक दबाव को कम करने के लिए जानवरों के साथ समय बिताते थे, जिससे मनुष्य और जानवरों के बीच का संबंध और भी मजबूत होता था। 1. दया और सहानुभूति का युग। दया गांव ने एक नई दुनिया का निर्माण किया, जिसमें सहानुभूति, करुणा और सहयोग से समाज का निर्माण किया गया। अब यह विचार हर व्यक्ति के दिल में था कि किसी भी जीव को दुख न पहुंचाया जाए और हर किसी के साथ समान व्यवहार किया जाए। लोग अब अपनी जिंदगी को इस उद्देश्य से जीते थे कि वे दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकें, और यही सबसे बड़ा मानव धर्म बन गया था। 2. प्रौद्योगिकी और दया। इस दौर में प्रौद्योगिकी और दया का एक अद्भुत मेल हुआ। तकनीक ने दया गांव के विचार को फैलाने में मदद की। ऐप्स, वेबसाइट्स और अन्य डिजिटल प्लेटफार्मों ने लोगों को ये सिखाया कि वे किस तरह से जानवरों की देखभाल कर सकते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कदम उठा सकते हैं और समाज में दया फैलाने का काम कर सकते हैं। दया टूल्स नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, जहां लोग अपना दया कार्य शेयर कर सकते थे और दूसरों को प्रेरित कर सकते थे। दया गांव ने ये सिखाया कि जीवन में सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम अपने कार्यों से दूसरों की मदद करते हैं और अपने आसपास की दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाते हैं। 1. दया और प्रेम का रास्ता। ये केवल एक आंदोलन नहीं था, बल्कि यह जीवन जीने का तरीका था। हमें ये समझना होगा कि अगर हम हर दिन छोटे छोटे दयालु कार्य करते हैं, तो हम न केवल अपनी दुनिया को बदल सकते हैं, बल्कि समग्र रूप से मानवता की भलाई में योगदान कर सकते हैं। 2. एक सशक्त भविष्य की दिशा। जब हर व्यक्ति, समाज और देश एक साथ इस दया के आंदोलन को अपनाएगा, तो हम एक सशक्त, शांतिपूर्ण और हरित भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं।